नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं दोस्तों हमेशा मैं आपके सामने जब भी कोई जानकारी लेके आता हूं, उसके पीछे कोई ना कोई रूलिंग, कोई ना कोई लेटर या दस्तावेज जरूर मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आपका भरोसा सैनिक पाठशाला पे बना रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, जीवन प्रमाण पत्र भरने के बाद भी नवंबर के पेंशन स्लिप में 30 नवंबर 2023 लिखा आया। कई सारे पेंशनर्स ने इस तरीके से मेरे को जो है मैसेज किए कि सर, हमने लाइफ सर्टिफिकेट समय से भर दिया था, किसी ने 1 नवंबर को, किसी ने 10 नवंबर को भर दिया था और वो पर्स में बकायदा अपडेट भी हो गया, लेकिन बावजूद उसके नवंबर महीने का जो पेंशन स्लिप जनरेट हुआ है, वो उसमें जो पेंशन स्लिप में एक लिखा होता है आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, वो 30 नवंबर 2023 ही लिखा हुआ है। तो ये मैसेज कई सारे पेंशनर्स ने ये सवाल मुझसे किए दोस्तों। तो आप सबको बता दूं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपका स्पर्श के अंदर अगर अपडेट हो चुका है, जैसे इन पेंशनर का हुआ है, आप देख पा रहे हैं, इनका आप पीपीओ नंबर गौर कर लीजिएगा, पीपीओ नंबर के जो लास्ट के अक्षर हैं उनको गौर कर लीजिएगा। अब इन पेंशनर का जो स्पर्श का पेज है, इसमें उनका अपडेट हो चुका है। अब उनका पेंशन स्लिप में आपको दिखाता हूं, ये जो पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं आप, देखिए इनका पेंशन स्लिप में वो यही पेंशनर है, जो पीपीओ नंबर आप देख पा रहे हैं, वही पेंशनर है। उन पेंशनर का ये जो ऑप्शन है, यहां पर नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट दिखाया गया है 30 नवंबर 2023, जबकि उनका लाइफ सर्टिफिकेट उन्होंने 6 नवंबर को ही भर दिया था। तो क्या ये चिंता करने वाली बात है? क्या ये स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ है? जी नहीं, आप चिंता ना करें, क्योंकि स्पर्श पोर्टल के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट वाले कॉलम में अगर आपका अपडेट हो चुका है 2024, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये स्पर्श का कोई ना कोई टेक्निकल इशू होगा, ये आने वाले महीने के पेंशन स्लिप में खूब संभव सही हो जाएगा। और स्पर्श की टीम से मेरी आग्रह है कि आपको अगर ये कोई टेक्निकल इशू है, तो आप जल्द से जल्द इसको सही कर लें और अगले महीने का पेंशन स्लिप जो है अपडेटेड डेट के साथ जारी किया जाए। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, स्पर्श से कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज मिला, मगर जब स्पर्श खोल के देखा तो पीपीओ नहीं है। अब दोस्तों, जो मैसेज पेंशनर को आया है, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का मैसेज पेंशनर को आया है, डियर फलाना जी, आपका जो है पेंशनर आईडी फलाना फलाना, कोरिजेंडम पीपीओ नंबर इतना हैज बीन जनरेटेड अगेंस्ट ओरिजिनल पीपीओ नंबर फलाना फलाना। यानी कि स्पर्श की तरफ से ही मैसेज आता है कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो चुका है, लेकिन पेंशनर जब उस स्पर्श आईडी में जाके देखते हैं तो कोरिजेंडम पीपीओ मिलता नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपका ये मैसेज आने के 24 घंटे के बाद ही आपका कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श पोर्टल के अंदर अवेलेबल होगा। और कभी कभी अगर कुछ टेक्निकल इशू आ जाए तो 24 के बजाय 48 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए आपको जब मैसेज आएगा उसका 24 घंटे के बाद ही आप स्पर्श पोर्टल में जाकर के चेक करें आपका कोरिजेंडम पीपीओ। तो चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा आप 2006 के बाद के रिटायरी हैं, लेकिन आपको नहीं मिलेगा एमएससीपी। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर जो 2006 के बाद के रिटायरी हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जब अपना ग्रीवेंस डाला, जब अपनी शिकायत की रिकॉर्ड ऑफिस से, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको कहा आप 2006 के बाद के रिटायरी होने के बावजूद भी आपको एमएससीपी नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको लेटर दिखाता हूं, क्या है माजरा, उसको समझते हैं, उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो लेटर है, ये देख पा रहे हैं आप, एएससी रिकॉर्ड साउथ का लेटर है, 7 नवंबर 2023 का, और पेंशनर को एड्रेस किया गया है। ये लेटर जब पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में एमएससीपी की मांग करते हुए ग्रीवेंस डाला, साजन ईके जी ने, तो उनको ये जवाब दिया गया। आप जैसे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये लेटर है, जो आपको समझने की जरूरत है। जब भी आप सीपी ग्राम्स में अपने हक के लिए, अपने एंटाइटलमेंट के लिए कोई भी ग्रीवेंस डालते हैं, कोई भी हक की आवाज खड़ा करते हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले अपना एंटाइटलमेंट जो है समझना जरूरी है। अब देखिए, ये जो पेंशनर है, इनको बताया गया है कि आप 14 अप्रैल 1991 के भर्ती हैं, 30 अप्रैल 2008 के रिटायरी हैं। 30 अप्रैल 2008 के रिटायरी होने की वजह से आपको एमएससीपी तो लागू है, लेकिन आप देखिए, डेट ऑफ अनविलिंग फॉर प्रमोशन नायक, यानी कि उन्होंने नायकी के प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया था 7 जुलाई 2003 को, और बकायदा उनका अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट देखिए, प्रमोशन के लिए जो अनविलिंगनेस उनका सर्टिफिकेट था 7 जुलाई 2003 को जो उन्होंने साइन किया था,
उसको काउंटर साइन बाय SSO स्टेशन हेडक्वार्टर चंदी मंदिर, यानी कि काउंटर साइन करा करके रिकॉर्ड ऑफिस को भी भेजा गया था, जो रिकॉर्ड ऑफिस के उनके डोजियर में पड़ा हुआ है, जिस वजह से उनको MSCP लागू नहीं है। देखिए आगे और भी रूलिंग का हवाला दिया गया, अगर आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग होते हैं तो आपको MSCP लागू नहीं है। इसलिए दोस्तों जब भी आप MSCP या सर्कुलर 568 का भी जब भी मांग करते हैं तो सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, अगर आप एलिजिबल है तो जरूर आप मांग कीजिए। तो दोस्तों आप सबने देखा MSCP के लिए 8, 16, 24 साल नायक का, हवलदार का और नायब सूबेदार का MSCP के लिए, या तो फिर एक ही रैंक में 8 साल सर्विस तो अगले रैंक का MSCP, लेकिन उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हैं और उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया, आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं होने चाहिए। अनविलिंग भी हैं तो उस अनविलिंग के डेट का, आपका अनविलिंग जिस दिन आपने साइन किया उससे डेट के पहले का डेट का आपका MSCP का डेट होता है तो वो लागू है, लेकिन उस डेट से बाद का अगर आपका MSCP का डेट है तो वो लागू नहीं है। और अगर आपको प्रमोशन रुक जाए ऐसा पनिशमेंट मिला हुआ है तब भी आपको MSCP लागू नहीं है। और दोस्तों फिजिकल सर्विस आपका 8 साल, 16 साल और 24 साल होना जरूरी है। अगर आप उस बीच में कहीं OSL है, कहीं आपको RI मिला हुआ है तो उस पीरियड को माइनस किया जाता है। तो ये 3 क्राइटेरिया जरूर आप याद रखें, और आप पोस्ट 2006 के रिटायरी होने जरूरी हैं, तभी आपको MSCP लागू है। बाकी क्राइटेरिया आपको ACR, प्रमोशन कैडर में पास होना ना होना, मेडिकल कैटेगरी, या ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन ये 3 जो चीजें मैंने बताया वो मायने रखती हैं। इसलिए आप जब भी ग्रीवेंस डालें अपना जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक करें, उसके बाद ही ग्रीवेंस डालें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। हेडक्वार्टर का लेटर हुआ वायरल, पेंशनर्स को मिल सकता है जबरदस्त फायदा, आपके पेंशन में 1000 से 5000 तक की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, एक सिग्नल जो वायरल हो गया है, अब वो सिग्नल किससे जुड़ा हुआ है, चलिए मैं आपको सिग्नल ही दिखा देता हूं और उस सिग्नल को देख करके समझते हैं कि किस तरीके से पेंशनर का पेंशन में 1000 से 5000 रुपए में सीधे उछाल हो सकता है, उसका देखते हैं। अब दोस्तों ये एक सिग्नल है, सिग्नल यानी कि आप लेटर मान लीजिए, ये एक मैसेज है, सिग्नल है या लेटर है जो ऑफिशियल है, और यहां पर IGP कोबरा, इससे हमें पता चलता है ये CRPF से जुड़ा हुआ कोई सिग्नल है। अब दोस्तों ये सिग्नल जो है 31 अक्टूबर 2023 का सिग्नल है। अब ये सिग्नल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर के बढ़ोतरी, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ ये सिग्नल है। आप जैसे देख पा रहे हैं, एनहांसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू रिटायरीज फ्रॉम 1000 टू ₹5000 पर मंथ, यानी कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है उसको 1000 रुपए से 5000 रुपए में बढ़ोतरी करने के संदर्भ में यह सिग्नल है। इस सिग्नल में कहीं यह नहीं लिखा है कि बढ़ गया है, कल से बढ़ने जा रहा है, अगले महीने से मिलने जा रहा है, लेकिन जो सिग्नल का हेडिंग है यानी कि 1000 रुपए से 5000 रुपए करने का कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई ऐसी बातचीत चल रही है। दोस्तों अगर ये हो जाता है, अगर 1000 से 5000 रुपए में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो पेंशनर के पेंशन में 5000 रुपए जो है जुड़ जाएंगे 1000 के बजाय, यानी कि महीने का 4000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी उन पेंशनर्स की जो FMA लेते हैं, यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स फौज में भी हैं तो जो फिक्स मेडिकल अलाउंस लेते हैं। तो अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, इसका मतलब मंत्रालयों में जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, और जो हेडक्वार्टर है ये जो इन्होंने जो है पेंशनर का डाटा जो मांगा था, देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल पेंशनर्स ऑफ योर जोन, यानी कि जो नीचे दिए गए फॉर्मेट में जो पेंशनर्स का डाटा मांगा गया था, तो शायद ये डाटा भेजा भी जा चुका है मंत्रालयों में या जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर। और बकायदा ये जो लेटर है आप देखिए, ये कई सारे जो अधिकारी हैं उन्होंने देखा भी है, महानिरीक्षक आप देखिए, जो महानिरीक्षक, कमांडेंट नियंत्रण कक्ष अधिकारी, ये सारे जो अधिकारी हैं उन्होंने देखे भी है। ये देखिए यहाँ पर स्टैंप लगा हुआ, बकायदा ये लेटर है। तो यानी कि कहीं ना कहीं फिक्स मेडिकल अलाउंस को जो है 1000 से 5000 रुपए करने का जो है सुगबुगाहट चल रहा है, कहीं ना कहीं मंत्रालयों में, विभागों में चल रहा है। और अगर ये हो जाता है तो जिन पेंशनर्स को FMA मिलता है उनकी पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। तो अगर ये अप्रूव हो जाए तो पेंशनर का पेंशन में जिनको भी FMA मिल रहा है उनकी बढ़ोतरी संभव है दोस्तों। आगे दोस्तों 5वीं जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशनर को मिला 2,48,833 एरियर पुराना बकाया, मिलना था 3,82,000, कहा थैंक यू सैनिक पाठशाला। दोस्तों सैनिक पाठशाला का काम है आपको जगाना, सैनिक पाठशाला का काम है आपको होने वाले नुकसान से बचाना।
कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको उनका एंटाइटलमेंट पता नहीं रहता, उनको जो हक है, उनको जो मिलना है वो पता नहीं रहता। तो जैसे जैसे पेंशनर्स सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ते गए, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, कई सारे मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, पहले भी मैंने इन चीजों के ऊपर वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, कि उनको उनका हक मिलने के लिए उनको पता चला, उन्होंने कार्रवाई किया और उनको उनका हक मिला। आप देखिए, एक पेंशनर है जिनको 2,48,833 रुपए एरियर मिल भी चुका है, हालांकि उनका एरियर बनता इतना है। अब इसको लेने के लिए उन्होंने क्या करना है, उसके बारे में मैंने उनको हिदायत दी है कि उन्होंने क्या करना है। अब आपको मैं सबसे पहले एक मैसेज दिखाता हूं दोस्तों। अब ये जो मैसेज आप देखिए, ये मैसेज देखिए, नमस्कार सर, आपकी गाइडलाइन से आज नवंबर की पेंशन में सुधार होके आ गई है। ये सब आपके कारण ही हो पाया है, आपको दिल से शुक्रिया। पर एरियर जो मिला है 2,48,833 मिला है, जबकि सही नहीं है। अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2023 तक का एरियर रुपीज 3,82,000 के आसपास बनता है। अब क्या करें आगे दोस्तों, मैं उनको उनका जो लेटर है आया है वो लेटर भी आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, हालांकि ये उनका एंटाइटलमेंट था, उनका पैसा था, उनको मालूम नहीं था। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको मालूम कराऊं, आपको जानकारी दूं, ताकि आपको आपका हक मिल सके। तो आप सैनिक पाठशाला से जुड़े रहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको, बिल्कुल जो भी जानकारी देता हूं, डॉक्यूमेंट्स दिखा के देता हूं, ताकि आपको सैनिक पाठशाला पे भरोसा बना रहे। तो ये जो पेंशनर की जो कहानी है, जो बात है, उसके ऊपर मैं आपको जो लेटर है उस लेटर को दिखाता हूं, बकायदा उन पेंशनर से जुड़ा हुआ लेटर है। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो आप लेटर देख पा रहे हैं 8 जुलाई 2023 का है लेटर, हालांकि एएससी रिकॉर्ड साउथ का लेटर है। अब इस लेटर में आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई सारे पेंशनर्स इस तरीके के जो है नुकसान के शिकार होते हैं, जिसमें जब वो जागते हैं, जब अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, देखिए जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला गया पेंशनर की तरफ से, तब जा करके जो है उनको उनका हक मिल पाया, उनको उनका जो एंटाइटल्ड पेंशन था वो मिल पाया। और इस लेटर में आप वीडियो को पॉज करके लेटर को जरूर पढ़िएगा, कि उसमें क्लियरली जो है हिदायत दी गई है कि जो पेंशनर को जो लागू था, जो इनहांस रेट में फैमिली पेंशन लागू था 7 साल के लिए, ये 4 नंबर पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो 7 साल के लिए उनको इनहांस रेट में फैमिली पेंशन लागू था, जो कि नॉर्मल रेट में दिया गया। तो जब ये लेटर जारी हुआ, इस लेटर जारी होने के बाद पेंशनर को जो है वो हक मिल पाया, और पेंशनर को 2,48,833 रुपए का जो है एरियर मिला है, जो कि पेंशनर अभी भी बोल रहे हैं कि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये गलत है। तो पेंशनर को मैंने जानकारी दी है कि किस तरीके से आगे उन्होंने अगली कार्रवाई करना है पूरा एरियर लेने के लिए। तो कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके साथ, फैमिली पेंशनर्स के साथ ऐसा होता है। तो आपने भी अपना फैमिली पेंशन जरूर चेक करना है, कि अगर आपको एनहांस रेट में जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लागू है, तो कहीं आपको नॉर्मल रेट में तो नहीं मिला। तो ये सारी चीजें, जानकारी आपको रखनी पड़ेंगी। और आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, भरोसा रखिए, और आपको जरूरी ऐसी इस तरीके की जानकारी, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड, बिल्कुल दस्तावेजों को दिखा करके मैं आप सबको देता रहूंगा, ताकि आप मोटिवेट हो सकें और आप भी अपना जो हक है वो पा सकें, ले सकें। तो दोस्तों, आप सबने देखा, अगर आपको भी इनहांस रेट में जो फैमिली पेंशन लागू था आपको नॉर्मल रेट में मिला है, तो आपको भी कार्रवाई करना जरूरी है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपको इनहांस रेट कब लागू है, नॉर्मल रेट कब लागू है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए हैं। ये जो ऊपर आप लिंक देख पा रहे हैं, उस वीडियो को देख करके भी आपको पता चल पाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।